हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छा होंगे। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ये सभी प्रश्न आकलन परीक्षा, जेटेट परीक्षा एवं सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला है कि निम्न में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। तो आपको हकलाने की समस्या से छुटकारा आपको प्रवर्धित वाक्य से होता है। प्रवर्धित वाक्य का मतलब कि उस तरह से वाक्य को बार बार, शब्द को बार बार दोहराना, इस प्रकार से हकलाने की समस्या दूर किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो 2009 जो शिक्षा अधिकार अधिनियम है वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। यानी कि इसका आंसर कौन हो गया आपको, इसका आंसर हो गया आपको बी। तीसरा है कि राष्ट्र के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। तो राष्ट्र के अनुसार विकास की अवस्था इसमें देखिए, शैशव काल है, पूर्व बाल्यकाल है, उत्तर बाल्यकाल है, नवजात अवस्था नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा आपको सी। फिर है आपको, यदि मेरी कक्षा के अधिकांश बच्चे शरारती हैं तो उनके वांछित व्यवहार परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। ऑप्शन है शारीरिक दंड, कक्षा से निष्कासन, पुरस्कार, निर्देशन और परामर्श। तो देखिए, बच्चों को सुधारने के लिए आप शारीरिक दंड देंगे, यह गलत हो जाएगा। कक्षा से हटा देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चा शरारती कर रहा है तो उसको पुरस्कार भी हम नहीं दे सकते। तो उसके लिए सही और उपयुक्त होगा कि निर्देशन देना और परामर्श करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर है, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास किया जाता है। तो विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास करना है, वो कैसे कर सकते हैं हम। तो पहला, सहयोग की भावना को उदाहरण देकर, सहयोग पर फिल्म दिखाकर, रचनात्मक कार्य कराकर। ये सभी सही हैं, परंतु इसमें हमको शिक्षा अधिगम में हमको देखना था कि सबसे सटीक आंसर कौन होगा। डी है, ऐसा काम देकर जिसमें सब मिलकर एक साथ करें। तो इसके लिए सबसे सटीक आंसर आपका होगा डी, कि ऐसा काम देकर जिसमें सब मिलकर एक साथ काम करें। ठीक है, इसका सही आंसर कौन होगा, इसका सही आंसर होगा आपको डी होगा ना, डी होगा। ठीक है, आगे है, जब एक छात्र विषय को पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसके गृह कार्य में कटौती करना चाहिए, प्रचार से शिकायत करना चाहिए, या उसके वास्तविक कारण की खोज करना चाहिए, या नवीन शिक्षण कार्य को प्रदान करना चाहिए। तो उसके पहले नंबर, कोई भी समस्या तो उसके कारण को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो उसका वास्तविक कारण की खोज करना चाहिए कि बच्चा आखिर इस विषय में पढ़ने में अरुचि क्यों दिखा रहा है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्निरीक्षण विधि के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्निरीक्षण विधि के विषय में कौन सा कथन जो है से अनुचित होगा। यह विधि सरल तथा कम खर्चीली है, तो यह ठीक है। इस विधि के लिए मात्र एक प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। इस विधि का प्रयोग किसी भी स्थान पर किसी भी समय किया जा सकता है। अंतर्निरीक्षण द्वारा अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को अधिक उपयोगी बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि इस विधि के लिए मात्र एक प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, तो यही आपका क्या है, अनुचित कथन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 8। वो है, शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा उद्देश्य व्यवहारिक नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा उद्देश्य व्यवहारिक नहीं है। पहला, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य इस विधि को समझना कि जिससे द्वारा अध्यापक अपने कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चला सके। तो व्यवहारिक है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य अध्यापक को यह बताना है कि कौन सा बालक कितना बुद्धिमान है।
फिर है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य रुचियों, विकास की अवस्थाओं तथा बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार उचित शिक्षा परिस्थितियों को निश्चित करने में अध्यापक को सहायता करता है। ये भी ठीक है। आगे है कि बच्चे मनोविज्ञान का उद्देश्य मूल्य निर्धारण तकनीकों की योजना बनाना तथा विद्यार्थियों को उपलब्ध व्यक्तिगत बुद्धि को निर्धारित करने में अध्यापक की सहायता करता है। देखिए, तो इसके लिए निगेटिव वर्ड हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य अध्यापक को यह बताना है कि कौन सा बालक कितना बुद्धिमान है। तो यही आपका इसमें निगेटिव वर्ड है और यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। देख लीजिए, इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि बहुत ही विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं नियमित है। विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। सी में है विश्वसनीय है परंतु नियमित नहीं है। उपयुक्त कोई भी कथन ठीक नहीं है। तो देखिए, इसमें बोल रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रयोगात्मक विधि है बहुत ही विश्वसनीय है, प्रामाणिक है एवं नियमित है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। अगला जो प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव किस दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है? देखिए, एक वंश का प्रभाव दूसरे वंश में पड़ता है, जिसे हम लोग जानते हैं कि इसको वंशानुगति कहते हैं या वंशानुक्रम प्रभाव कहते हैं। पर यह प्रभाव किसके लिए उचित नहीं है? ऊंचे कद वाले माता पिता के ऊंचे कद वाला बच्चा होना, तो ये तो होता है। मंद बुद्धि वाले माता पिता के मंद बुद्धि वाला बच्चा होना, तो यह भी हो सकता है। निर्धन माता पिता के निर्धन बच्चा होना, तो यह वंश से नहीं है, यह वंशानुक्रम नहीं है। अगला है कि गोरे रंग वाले माता पिता के गोरे रंग का बच्चा होना, तो यह भी निर्भर करता है, लेकिन यह निर्भर नहीं करता है कि निर्धन माता पिता के बच्चे निर्धन हो, ऐसा नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। फिर है कि बुद्धि तथा विकास के नियमों का ज्ञान अध्यापकों को किस प्रकार सहायता प्रदान करता है? इसकी सहायता से अध्यापक छात्रों को कुशलतापूर्वक पढ़ा सकते हैं। इसकी सहायता से अध्यापक पाठ के प्रश्नों को सुगमता से करवा सकते हैं। इसकी सहायता से अध्यापकों का दृष्टिकोण बच्चे के प्रति बदल सकता है। इसकी सहायता से अध्यापक बच्चों के व्यक्तिगत अंतरों की समझकर उचित प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डी। फिर आगे, अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार अध्यापक के 3 प्रमुख कार्य क्या हैं? तो देखिए, अधिकांश शिक्षक शास्त्री जो हैं वे बताते हैं कि शिक्षक का कार्य होना चाहिए अध्यापन, शिक्षण एवं निर्देशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे देखते हैं, बालकों के समक्ष पहले अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तदुपरांत उन्हीं के माध्यम से सिद्धांत का निरूपण किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? तो देखिए, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, फिर उसको बताना। तो यह जो विधि है वह है आगमन विधि। फिर आगमन विधि के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है? तो इसमें बालक स्वतंत्रतापूर्वक सोच। देखिए, आगमन विधि के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है, माने उचित नहीं है, मैंने निगेटिव खोजना आपको। इसमें बालक स्वतंत्रतापूर्वक सोच सकता है और उसे नया ज्ञान मिलता है, सही है। यह विधि छोटे बालकों के लिए अधिक रोचक एवं सरल होती है, ये भी सही है। इसमें सारा कार्य अध्यापक स्वयं करता है, तो यही इसका गलत है। ऐसा कोई विधि नहीं है जिसमें अध्यापक सारा काम स्वयं करे, तो इसलिए यही आपका नेगेटिव है, यही आपका गलत है। आगे है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो हैं अनुकूलन प्रक्रियाओं द्वारा ज़्यादा सीखते हैं। फिर आगे, केशवर भाई पटेल समिति 1977 ने किस वर्ग तक के लिए पाठ्यक्रम की संतृप्ति की थी? तो देखिए, एनसीईआरटी द्वारा पहला बार 1977 में एक समिति गठित की गई थी। उस समिति का नाम था ईश्वर भाई पटेल समिति। यह जो है से विद्यार्थियों के बस्ता के बोझ को कम करने के लिए कार्य कर रही थी और यह प्रस्तावित थी वर्ग 1 से लेकर 8 तक के लिए।
तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी। आगे है मानव जीवन की अपरिपक्वता अवस्था होती है। तो मानव जीवन की अपरिपक्वता अवस्था जो होती है वो क्या होता है? तो वो है बचपन। बचपन में क्या होता है? वो अपरिपक्व रहता है, यानी किसी भी काम को करने लायक नहीं रहता है। कुछ ज्ञात सत्य से अज्ञात तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, ज्ञात सत्य से अज्ञात की ओर अनुमान के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। एक अच्छा अध्यापक वह है जो कक्षा शिक्षण में अधिक ध्यान देता है। कमज़ोर छात्रों को, प्रतिभाशाली छात्रों को, निर्धन और अपंग छात्रों को। तो देखिए, अच्छा अध्यापक वह है जो सभी प्रकार के छात्रों को क्या करे? सभी पर बराबर ध्यान दे, तो उसी को हम लोग अच्छा शिक्षक कहते हैं। अध्यापक को भड़कीली वेशभूषा नहीं पहनना चाहिए। देखिए, अध्यापक अगर अधिक भड़कीली वेशभूषा में रहेंगे तो इससे सबसे ज़्यादा क्या होगा? इनके छात्रों पर प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा, यानी कि छात्रों पर असर, इससे छात्रों पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। आप अपने बच्चे को प्रवेश ऐसी संस्था में कराने का प्रयत्न करेंगे जहां कठोर अनुशासन हो? नहीं। जहां समित व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हों? वो भी नहीं। नकल करके पास होने की सुविधा हो? वहाँ पे भी नहीं कराएंगे। तो छात्र के चहुमुखी विकास पर जहाँ ध्यान दिया जाता हो, हम अपने बच्चों को एडमिशन वहाँ कराएंगे, यानी कि इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी। अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन के लिए उनकी प्रशंसा की जाए, उन्हें कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य दिया जाए, उनमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए, उपयुक्त सभी किया जाए। इसका सही जवाब क्या होगा? बच्चा के साथ हमेशा आपको सब व्यवहार करना, उसकी प्रशंसा करना है, उससे दायित्वपूर्ण कार्य देना है, उससे मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी करना है। 30 प्रकार देखिए, हम लोग इसमें 30 प्रश्न को करेंगे। अभी हम लोग 22 प्रश्न तक कर लिए हैं। अभी कुछ ही समय में हम लोग क्या कर लेंगे? 30 प्रश्नों को करेंगे। अगर आपको इस तरह से जुड़कर हमसे तैयारी करना है आकलन परीक्षा के लिए, जेटेट के लिए या सीटेट के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। प्रत्येक व्यक्ति का विकास किस आयु में चरम सीमा तक पहुंच जाता है? तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की जो है वह आपको 21 वर्ष तक चरम सीमा में उसका विकास पहुंच जाता है। शैशवा अवस्था की उम्र होती है। तो शैशवा अवस्था की उम्र जो होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष। आगे है, अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो चूँकि अध्यापक को उनको जानकारी बढ़ाना है तो दैनिक समाचार को पढ़ना चाहिए, ठीक है। विषय में संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, वो भी ठीक है। शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, तो शिक्षक को यह सब काम जरूर करना चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी प्रकार के कार्य करने चाहिए। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? उपयुक्त सभी कार्य करना चाहिए। एक शिक्षक की पसंद का वह छात्र होता है जो उच्च परिवार का हो, ऐसा नहीं है। अधिक स्वस्थ हो, ये भी ठीक नहीं है। अधिक आज्ञापालक हो, वो भी ठीक नहीं है। अधिक क्रियाशील हो, तो हाँ, अधिक क्रियाशील है यानी कि सभी काम में वो ठीक ठाक है, तो अध्यापक इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा हो तो उसकी क्या करना चाहिए? तो उसकी परवाह नहीं करना चाहिए, उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए, उसके अभिभावक से शिकायत की जानी चाहिए कि उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए, कोई भी छात्र कक्षा से भटक रहा है तो उसकी समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार इसका आंसर कौन होगा? डी। अब देखिए, हम लोग 28वां सवाल में चल रहे हैं। एक छात्र कक्षा में लगातार 2 वर्षों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, कक्षा अध्यापक रूप में आप क्या करेंगे? तो फिर उसकी असफलता के कारणों का क्या करेंगे? हम लोग पता लगाएंगे कि आखिर असफल हो क्यों हो रहा है। उसको दंड तो देना नहीं है। एक क्वेश्चन आगे है, एंडोमार्फिक व्यक्तित्व क्या होते हैं? तो देखिए, एंडोमार्फिक व्यक्तित्व जो होते हैं छोटे और मोटे होते हैं। देखिए, शरीर के संरचना के आधार पर या बनावट के आधार पर कहें तो इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। बहुत सारे इसे 3 वर्गों में बांटे हैं। पहला वर्ग है एंडोमार्फिक, इसमें छोटे और मोटे व्यक्तित्व के होते हैं। दूसरा वर्ग है आपको एक्टोमार्फिक, इसमें दुबला और पतला व्यक्तित्व होता है। तीसरा वर्ग है आपको मेसोमॉर्फ। तो इस प्रकार से आप
को उनके आधार पर क्या किया गया है, शरीर के आधार पर, बनावट के आधार पर उनको 3 वर्गों में बांटा गया था। तो उसी को हम लोग एंडोमॉर्फिक कहते थे। एंडोमॉर्फिक क्या है, छोटे और मोटे व्यक्तित्व के लोगों का कहता है। अब देखिए अंतिम जो प्रश्न है वह है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ देर समय मांगेंगे? नहीं, हम शिक्षक, हम समय नहीं भी ले सकते हैं। इस विषय पर मित्रों सलाह लेंगे? नहीं, हम सहज तैयार हो जाएंगे और उस गंभीर विषय पर क्या करेंगे, कुछ न कुछ भाषण हम देंगे। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? सी। तो इस प्रकार से आपको 30 प्रश्न जो हैं आपको शिक्षा मध्यगम से ख़त्म हो गया। आप इन प्रश्नों को देखें, बार बार देखें। आपको जो भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं शिक्षा मध्यगम से, तो इसी तरह से रिलेटिव आते हैं, तो यह आप इसको अच्छी तरीके से तैयारी कर लें और फिर आगे देखने के लिए आप कमेंट करके बताएं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जहां पे आपको सभी तरह के PDF और वीडियो मिल जाएंगे आकलन परीक्षा से संबंधित या जेटेट या सीटेट से संबंधित।